हेलो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन बोलना चाहूँगा। मोटिवेशन लाइन क्यों? क्योंकि जी पढ़ाई से पहले अगर मोटिवेट थोड़ा हो जाइए ना, पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियाँ उनको मुबारक हो जिनको छत तक जाना है। क्या सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों, सीढ़ियों से चढ़कर तो आप छत तक जा सकते हैं। अगर आपको आसमान तक जाना हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ से हम बनाएं। आपने देखा भी होगा, अगर रास्ते कहीं बनते भी हैं तो उसको पहले सुधारा जाता है, उस जगह को सुधारा जाता है, फिर वहाँ से रास्ता निकाला जाता है बड़ी मुश्किल से। पर जो बनाने वाले रास्ता होते हैं वो अपना रास्ता बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो अगर आपको भी अपना रास्ता बनाना है तो आपको पहले सारी मुश्किलों को हटाना होगा। जो भी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो अपने को समझाइए कि हमसे नहीं होगा तो और किससे होगा। वो सिर्फ आपसे हो सकता है और किसी से नहीं। क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं ना, कहीं से आते नहीं हैं, आप लोग के बीच से ही निकलते हैं। तो अगर आपको भी कामयाब बनना है तो आपको खुद को अपने को मोटिवेट करना होगा। हम आपको कितना भी मोटिवेट कर दें, पर आप जब तक खुद से मोटिवेट नहीं होंगे ना, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। आपका रास्ता आसमान का नहीं बन पाएगा। आप सिर्फ सीढ़ियों पे चढ़ेंगे और सिर्फ छत तक पहुंचेंगे। तो छत तक आपको नहीं जाना है, आपको आसमान तक जाना है और रास्ता खुद बनाना है। आपको आसमान पे जाने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलें मिलेंगी, पर रास्ता आप ऐसे बनाइए ना कि हंसते हुए उस रास्ते पे चलें, ना कि आप ऐसे चलें कि बेबस होकर चलें, जैसे आपको कोई ज़बरदस्ती करा रहा हो। अगर नहीं मन है तो मत पढ़िए, पर ज़बरदस्ती का काम मत करिए। आपका मन है तो पूरे मन से पढ़िए। मोटिवेट पहले आप खुद होइए, तब आप वीडियो को प्ले करिए। तो चलिए आज का अपने टॉपिक पे आते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? बहुत छोटा सा मिशन है कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार का गठन, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्वशासन आरंभ हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैबिनेट मिशन क्या है। बहुत छोटा सा मिशन है। छोटे मिशन के बाद, कैबिनेट मिशन के बाद हमारा आ जाएगा स्वशासन आरंभ हो जाएगा। तो यहीं से हमारा टॉपिक जो है, एक वीडियो और लास्ट वीडियो इसी में अपने वीडियो में पूरा देख लेंगे, और इसके बाद जो है हम संविधान पे आ जाएंगे। अपने जो हमारे संविधान की इतिहास से हम अपने संविधान पे, मूल संविधान पे आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसमें क्या प्रस्ताव था कैबिनेट का। जो 3 सदस्यीय टीम आई थी, या कि उच्च स्तरीय जो टीम भेजी गई थी एटली द्वारा प्रधानमंत्री के, उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव रखा और भारतीयों ने किस तरह उसको स्वीकार किया। उसमें कुछ तो बातें खास रही होंगी, तभी तो भारतीयों ने स्वीकार किया। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो 2 मिनट आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है। अब देखिए क्या इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए थे। तो देखिए इसमें क्या था, 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने भारत में दूत मंडल भेजने की घोषणा की। इसमें ब्रिटेन कैबिनेट के 3 सदस्य थे। जो एटली थे प्रधानमंत्री वहाँ के, उन्होंने उच्च स्तरीय या 3 सदस्यीय एक टीम भेजी भारत में। उन टीम का क्या काम था? उनका काम था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता को हस्तांतरित करने के सुझावों को और संभावित क्या हो सकते थे ऐसे सुझावों को ढूंढना, इनका एक काम था। इनके कुछ प्रस्ताव भी थे और इस टीम को विशिष्ट शक्ति भी दी गई थी। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्य इसमें थे। इसे नाम से पता चला त्रिस्तरीय 3 जो सदस्य थे इसमें। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। देखिए पहले जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हैं। एक कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। और एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
सर स्टीफर्ड क्रिप्स, इसके पहले हमने क्रिप्स प्रस्ताव भी देख लिया है। क्रिप्स प्रस्ताव इन्हीं के नाम पे रखा गया है, स्टीफर्ड क्रिप्स के। ये सदस्य थे किसके, कैबिनेट के। ये जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी ना, वहाँ के 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्य को भेजा गया भारत अपने प्रस्ताव रखने के लिए, और इसका नाम कैबिनेट मिशन के नाम 1946 से प्रसिद्ध हुआ। स्टीफर्ड क्रिप्स ये कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। सर स्टीफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ए बी एलेक्जेंडर जो तीसरे सदस्य थे वो थे ए बी एलेक्जेंडर कौन थे, नौसेना मंत्री थे ब्रिटेन कैबिनेट के। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन आया कब, कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। भारत में कहाँ आया, भारत में क्वेश्चन भी आ सकता है कैबिनेट मिशन कब आया और पहले कहाँ आया। तो कैबिनेट मिशन कब आया, 24 मार्च 1946 को कहाँ पे आया, दिल्ली में आया। दिल्ली आया तथा इसने शुरुआत कब किया, इसने अपना प्रस्ताव जो दिया, इसने जो है 16 मई 1946 आया कब, 24 मार्च 1946 को। और जो इसने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया भारतीयों के सामने, वो कब किया, 16 मई 1946 को। ठीक है, आप ये दो डेट इसको जरूर याद रखिएगा। एक 24 मार्च 1946 को भारत आया, दिल्ली आया, और 16 मई 1946 को इन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया भारतीयों के सामने। इनका प्रस्ताव क्या था, क्या पसंद आया भारतीयों को इनका प्रस्ताव, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी देखे सबको भारतीयों ने क्या अस्वीकार किया, पर इनका जो है स्वीकार किया। क्या था, प्रांतों एवं देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ। प्रांत का मतलब जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे और देसी रियासत, इन दोनों को मिला के एक संघ बनाया जाएगा, एक संघ का निर्माण किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के अलावा सभी विषय प्रांत को दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे वो विषय केंद्र के पास रहेंगे, और जो इसके अलावा जितने भी विषय बचेंगे वो सब प्रांत को दे दिए जाएंगे। उस पर प्रांत विधि बनाएगा, नियम बनाएगा, और जो राष्ट्रीय महत्व के हैं वो केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार को अपनी शासन व्यवस्था समाप्त कर दीजिए। इस मिशन में कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको तत्काल न देर करते हुए अपना जो शासन है वो भारत से समाप्त कर देना चाहिए, भारत में उसकी शासन व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए, ऐसा इस मिशन में कहा गया। और शायद यही बात वो थी कि जो भारतीयों को प्रभावित कर गई। इसमें कहा गया अंतरिम सरकार का गठन। जब यहाँ ब्रिटेन की जो चल रही है सरकार, अगर उसको समाप्त कर दिया जाएगा तो यहाँ कौन सी सरकार बचेगी, कोई नहीं। तो उसके लिए भारत का शासन चलाने के लिए जब तक कि एक संविधान सभा का गठन ना हो जाए, एक अस्थाई सरकार ना बन जाए, तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का मतलब ये वह सरकार जो कि जब तक कि एक नई सरकार न मिल जाए वह संचालित करे देश को, उसको कहते हैं अंतरिम सरकार। मतलब अगर हमारा संविधान बन गया और निर्वाचन हो गया सरकार का, तब तक उसके बीच में जो समय है उस समय में देश तो ऐसे खाली रह नहीं सकता, तो उस समय में जो है शासन चलाएगा देश का वो होगा अंतरिम सरकार। ठीक है, तो क्या अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए, तत्काल जो है ब्रिटिश शासन समाप्त कर देना चाहिए और एक अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। कहाँ, भारत में। संघ में शामिल होने न होने की छूट। संघ में शामिल न होने की छूट किसको थी? जो देसी रियासतें थी, भारत की जो देसी रियासतें थी, उनको संघ में शामिल होने और न होने की छूट थी। किसको थी? भारत के देसी रियासतों की। अगर वो चाहें तो संघ में भारत के जो प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, एक संघ होगा। भारत विभिन्न राज्यों का एक संघ है, जो संघ होगा अगर उसमें चाहे तो शामिल हो सकते हैं और चाहे तो अलग रह सकते हैं, अपना खुद का एक संविधान बना सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया। और देखिए,
संघ में शामिल होने ना होने की छूट थी उनको। ठीक, संविधान सभा का शीघ्र निर्वाचन, कहा गया कि जब ये सब यहाँ से ब्रिटेन का शासन हट जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, तो हमें तत्काल यहाँ पे एक शीघ्र, अतिशीघ्र एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जैसे ये सब हट गया, शासन ब्रिटेन का हट गया, अब अंतरिम सरकार का गठन हो गया, तो अब एक संविधान सभा का गठन भी होना चाहिए ना, कि जो हमारे लिए संविधान बनाएगी। और उसी के कारण जुलाई 1946, कब? जुलाई 1946 में एक अंतरिम सरकार का निर्वाचन हुआ। किसका? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ? जुलाई 1946। ये डेट आप याद रखेंगे। इस प्रस्ताव के आधार पर, ये प्रस्ताव भारतीयों ने क्या किया? स्वीकार कर लिया, और इसी के आधार पर जो है जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ भारत के लिए, और इसमें निम्न सदस्य चुने गए और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार के गठन में कौन से सदस्य क्या थे, इसको देखते हैं अपने अंतरिम सरकार में। तो चलिए इसको इलाज करते हैं और अंतरिम सरकार में कौन से सदस्य थे उसको देखते हैं। दोस्तों अब हमारा जो है 1946 का अंतरिम सरकार का गठन, तो देखते हैं हम जो 26 अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार की घोषणा, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। और ये गठित कब हुई थी? अंतरिम सरकार जो गठित हुई थी वो हुई थी 2 अगस्त 1946, सॉरी 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके वो अध्यक्ष थे और जिसके वो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये उसके अध्यक्ष थे। जिसमें निम्न विभागों के निम्न मंत्री को बनाया गया था, जो कि हम यहाँ पर चार्ट बना दिए हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए चाहे नोट कर लीजिए। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए इसका। तो अब देखिए यहाँ पे जिस जिस विभाग के कौन कौन से मंत्री यहाँ पे बने थे, तो यहाँ पर पहले जो देखते हैं, पहले में जो लॉर्ड माउंट है, लॉर्ड माउंट को अध्यक्ष, ये अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंट। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि उपाध्यक्ष थे, किसके? कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। कार्यकारिणी परिषद मतलब जो अंतिम सरकार बनी थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष विदेशी मामले भी ये देखते थे और राष्ट्रमंडल को भी देखते थे। सरदार पटेल जी को क्या बनाया गया था? इनको बनाया था गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनाया गया था। और इसी तरह डॉक्टर जान को उद्योग आपूर्ति, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, श्री राम गोपालचारी को शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं प्रकृषि, आसफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री, C.H. भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री, लियाकत अली को वित्त मंत्री, T.T. चुंदरगर को वाणिज्य, अब्दुल रब मिस्तार को संचार और गजनाफर अली खान को बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री। गजनाफर अली खान, इनको स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, तो यहाँ पे निम्न विभागों के जो मंत्री बनाए गए थे, इस चार्ट के माध्यम से हमने आपको बता दिया अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें निम्न विभागों के मंत्री को, जो ये लोग हैं, इनको बनाया गया था। अब इसी तरह हमारा एक
और छोटा सा अधिनियम है 1947 का अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए उसको देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब एक छोटा सा जो अधिनियम है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण बातें क्या थी। इसके बाद उसको देखते हैं। बहुत छोटा अधिनियम है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है, इसमें यह लागू हुआ तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसमें देखिए था कि भारत और पाकिस्तान क्या भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य की स्थापना होगी। दो अधिराज्य मतलब दो राज्य, दो देश की स्थापना होगी। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जो भारत है और पाकिस्तान। क्यों अलग हो रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को आप जानते होंगे, उनकी वजह से ये देश यहाँ पे बंटवारा इनका हो रहा है। तो इसमें इन दोनों को अलग कर दिया और दोनों अधिराज्यों में क्या गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड सरकार करेगी। और 14 अगस्त 1947 के बाद इन दोनों राज्यों पर, अधिराज्यों पर या कहें इन दोनों देशों पर, इंग्लैंड सरकार का कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें जो बातें कही गई वो यही था कि दो अधिराज्य की स्थापना होगी। एक जब तक जो है इनका संविधान नहीं बन जाता, और इनको यह अधिकार होगा कि दोनों देश अपने संविधान निर्माता जो सदस्य होंगे अपने संविधान खुद बनाएंगे। और 14 अगस्त 1947 के बाद इन दोनों पर पूरी तरह से ब्रिटिश का राज समाप्त हो जाएगा। और इसमें संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन क्या है? संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन कैसे चलेगा? कुछ तो उसके लिए नियम बनाने चाहिए। तो क्या कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से चलाया जाएगा। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935। हमने आपको जब 1935 वाला अधिनियम बताया था, हमने कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, बहुत ही लंबा अधिनियम भी है, और इसकी जो उपबंध है वो हमारे वर्तमान संविधान में भी मौजूद है। तो हमने आपको इम्पॉर्टेंट इसीलिए इसको बताया था। तो जब तक इन लोग का संविधान नहीं बन जाता दोनों देशों का, तब तक क्या होगा कि 1935 वाला जो अधिनियम उससे इनका शासन चलता रहेगा। और इस तरह जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900 लागू हुआ, लागू होने के पश्चात जो 200 वर्षों की दास्तां थी, इंग्लैंड के सरकार हमारे भारत पर का शासन चला रही थी 200 वर्षों से, लगभग 200 वर्षों से, वो यहाँ पर समाप्त होता है। कब? 1947 में आके, अगस्त 1947 में आके यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। और अब ये दोनों स्वतंत्र हो रहे हैं। दोनों स्वतंत्र होकर अपने अपने सरकार बना के अपने राज्य, अपना राजनीति यहाँ पे अपने राजनीतिक ढंग से सरकार चलाएंगे। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 1947 से 1950। अब आ गए हम कहाँ पे? अब जो हमारा इंग्लैंड सरकार था यहाँ पे समाप्त हो गया। अब 1947 से 1950 क्या होना है? अब संविधान की रचना होनी है। अब जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी इतने दिनों से, 200 वर्षों से हम लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, 200 वर्षों के बाद अब हमें स्वतंत्रता मिली है। अब स्वतंत्रता मिलने के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या? संविधान निर्माण की प्रशासन चलाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको उसका सामना बहुत ही सोच समझ के करना था। तो उसमें हमारे जो संविधान निर्माता थे बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से संविधान का निर्माण किए। उसमें क्या मुख्य बातें थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उसको देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इसमें बातें क्या थी और क्या मुख्य कार्य हमारे जो है संविधान निर्माता ने किए। तो चलिए उसको देख लेते हैं। दोस्तों अब आगे है संविधान सभा का गठन, महत्वपूर्ण बातें। तो संविधान सभा के गठन में क्या महत्वपूर्ण बातें थी?
जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी, संविधान कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट जो बातें थी हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या थी। जैसे इसमें एक पॉइंट आया, पहला देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि संविधान सभा आता है क्वेश्चन की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को ही पहली बैठक हुई कैबिनेट मिशन के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या, जो पहली बैठक हुई थी अध्यक्ष, कुछ अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष भी इसके होंगे। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एच के मुखर्जी। आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा। एच के मुखर्जी का क्या नाम है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनको शॉर्ट में लिखते हैं एच के मुखर्जी। और इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव का क्या फुल, इनका पूरा नाम क्या है? इनका भी आप पूरा नाम जो है याद रखिएगा। इनका जो पूरा नाम है बेनगल नरसिम्हा राव। इनका पूरा नाम है। संवैधानिक सलाहकार थे जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और देखिए जो अगला पॉइंट आता है, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की जो बैठक होती है उसमें सर्वाधिक सदस्य कहाँ से थे? संयुक्त प्रांत अगर आप नहीं जानते क्या है, तो जो वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है ना, पहले एक में था। और सबसे बड़ा प्रांत क्या था? हमारा उत्तर प्रदेश ही था। इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। यहीं से हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ पे थे? संविधान सभा का जब गठन होता था वहाँ संविधान सभा के सदस्य के रूप में सबसे सर्वाधिक सदस्य यहीं से थे। कहाँ? संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट पॉइंट आता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। जब संविधान सभा बन रहा था उसका कोई अस्थायी अध्यक्ष भी होगा, बनने के बाद अस्थायी हो गया होगा। अस्थायी और अस्थायी, ठीक है। अस्थायी मतलब कि जो कभी भी हटाया जा सकते। अस्थायी और अस्थायी मतलब कि एक दिनांक तक उसको फिक्स कर दिया गया, वहीं तक वो अध्यक्ष। ऐसे होता है ना, चुनाव होता है तो 5 साल के लिए फिक्स रहते हैं। एमएलए आएंगे, एमपी जाएंगे, कोई भी आएगा तो 5 साल के, मुख्यमंत्री भी आएंगे तो 5 साल के लिए है। तो वैसे भी अस्थायी और अस्थायी है। तो क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो देखिए डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसका? जब संविधान सभा का गठन होता, संविधान सभा के में इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को, और जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। ठीक। और जो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? एक भी प्रश्न आ सकता है। इसमें कुल कितने? 8 अनुच्छेद से। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद। इसको प्रस्तुत किसने किया था? इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें 8 अनुच्छेद थे। और देखिए पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में, जब पाकिस्तान से आप जानते हैं पाकिस्तान विभाजन हो गया 1947 में। 14 अगस्त को वो लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को हम लोग। तो विभाजन जब स्वतंत्र हुए दोनों लोग, जिन्ना की वजह से पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो जब विभाजन हुआ तो अब सदस्य की संख्या कितनी रह गई? देखिए संविधान सभा में 299 प्रांतों से 299 सदस्य होते थे, पर 299 प्रांतों से और अधिकतम और 70 देशी रियासतों से सदस्य बने। कहाँ से बने? प्रांतों से 299 और 70 देशी रियासतों से अधिकतम सदस्य लिए जा सकते। ठीक है। पाकिस्तान विभाजन के पश्चात, पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हो उसके पश्चात जो संविधान सभा के सदस्य बचे वो है इनकी संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान
निर्माण हेतु संविधान सभा के पूर्व 12 अधिवेशन हुए। जब संविधान हमारा बन रहा था उसके पहले उसके पहले 12 अधिवेशन हुए थे, जिसकी कुल अवधि कितनी थी? ये जो 12 अधिवेशन हुए थे इनकी कुल अवधि 165 दिन थी। कितनी? 165 दिन तक इसके अधिवेशन हुए, तब हमारा संविधान जाके गठन हुआ। संविधान सभा द्वारा 114 दिन तक, कितना दिन तक जो संविधान सभा थी उसके द्वारा 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया संविधान का, संविधान सभा द्वारा ऐसे नहीं कि उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पहले उस पर विचार विमर्श किया गया। कितने दिनों तक विचार विमर्श किया गया? 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। किसके? संविधान के प्रारूप पर विचार से विमर्श किया गया, तब जो है उसको अप्रूवल दिया गया संविधान के प्रारूप को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। और आपको भी पता होगा कि गणतंत्र दिवस जो हमारा कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और अंतिम बैठक कब हो रही है? 24 जनवरी 1950 को हो रही है। तो उसके 2 दिन बाद 26 तारीख को हमारा संविधान लागू कर दिया गया पूरे भारत में। अगला पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये पॉइंट जो है आप जरूर याद रखिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान सभा की जब संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें कितनी सब महिला सदस्य थी। तो याद इसको रखिएगा, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी इसमें संविधान सभा में। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वह संविधान के कुछ उपबंध, जैसे संविधान के सारे उपबंध एक दिन नहीं लागू हो गए होंगे, कुछ बाद में भी लागू होंगे। तो जो हमारे संविधान के कुछ उपबंध जो लागू हुए थे कब? 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हो गए थे, लागू हो गए थे। और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को। देखिए जब संविधान सभा का बैठक हो रहा था उस समय जो है हमारे कुछ उपबंध लागू हो गए थे। क्या बोल? 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। और उस दिन हमारे सभी संविधान के जो सदस्य उसमें हस्ताक्षर किए संविधान पर। तो जो 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे, और उसके बाद जो शेष अनुच्छेद थे वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुए थे वो कौन से थे? वो थे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 और 60। फिर आ जाता 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये अनुच्छेद हमारे कब लागू हुए थे? ये अनुच्छेद हमारे लागू हुए थे 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 से लेकर कब? 24 जनवरी 1950, या हम ये कहें कि 26 जनवरी 1950 जब कि हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान अगर इस तरह से जोड़े तो हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के पूरी तरह तैयार हो गया। और बहुत ही मेहनत, बहुत ही जो है सूझबूझ से बनाया गया हमारा संविधान। और हमारे संविधान में देखें तो जितनी भी देश हैं सभी देश की अच्छाइयों को तो संविधान में रखा गया है, और जो बुराइयां थी उसको अलग किया गया। तो बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही संघर्षों के बाद, लड़ाइयों के बाद हमने अपना जो है स्वतंत्रता यहाँ तक प्राप्त कर लिया और स्वतंत्र हो गए 1947 में पूर्ण रूप से। अब हमारा यहीं पर ब्रिटिश शासन समाप्त होता है और संविधान का इतिहास भी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने संविधान के इतिहास में पढ़ रहे थे, पर अब आगे हमें क्या पढ़ना है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान तो बन के तैयार हो गया, पर अब संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के जरिए देश में क्या लाया जा रहा है। एक अनुशासन व्यवस्था तो बनाई गई है, पर उसका कुछ उद्देश्य भी होगा जनता के प्रति। जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उसके प्रति उसका कुछ उद्देश्य भी होगा। संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान के क्या दोष हैं, उसके क्या गुण हैं, और संविधान में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेदों का क्या मतलब है, इन सब को अब देखेंगे आगे।
एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में अपने, और देखेंगे संविधान के उद्देश्य, प्रकृति और संविधान के बारे में। अब संविधान का जो हमारा हिस्ट्री था, इतिहास था, ये वहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी, और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।